गांव के आखिरी सिरे पर एक बूढ़े नीम के पेड़ की छाया में एक कमजोर सी झोंपड़ी के सामने एक लड़का बैठा था। उसके सामने एक पुराना लकड़ी का तख्ता रखा था। तख्ते पर एक जूता पड़ा था, फटा हुआ, मिट्टी से सना हुआ, जैसे किसी ने जूता नहीं बल्कि अपनी किस्मत को घसीट घसीट कर पहना हो। लड़के के हाथों में सुई थी, मोटी काले धागे से भरी हुई सुई जो बार बार उसकी झकमी उंगलियों को छूती और लाल निशान छोड़ जाती। उस लड़के का नाम हसन था। हसन की उम्र ज्यादा नहीं थी, मुश्किल से 22 साल, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा ठहराव था जो उम्र से पहले आ जाता है तब जब इंसान बहुत कुछ सह चुका हो और शिकायत करना छोड़ देता है। वह जूते सीने वाला मोची था। गांव में उसे इसी नाम से जाना जाता था। ओए मोची हसन। कोई उसे नाम से नहीं बुलाता था, जैसे नाम रखना भी किसी अमीरी की निशानी हो। हसन ने सुई को धागे में फंसाकर आखिरी टांका लगाया, जूते को पलटकर देखा और हल्की सी सांस ली। यह जूता उस बूढ़ी औरत का था जिसका बेटा पिछले साल अकाल में मर गया था। उसने पैसे देने से पहले ही कह दिया था, बेटा पैसे अगले महीने दे दूंगी, अगर जिंदा रही तो। हसन ने मुस्कुराकर जवाब दिया था, अम्मा जूता तो आज ही ठीक हो जाएगा। यही हसन था जिसकी जेब अक्सर खाली रहती थी मगर दिल कभी खाली नहीं होता था। उसी पल गांव की गली से शोर उठा, पानी पानी। लोग खाली मटके उठाए भाग रहे थे। कोई चिल्ला रहा था, कोई बच्चों को खींच रहा था और कोई आसमान को कोस रहा था। कुआं और नीचे चला गया है, आज भी पानी नहीं निकला। या अल्लाह रहम कर। हसन ने सिर उठाकर कुएं की तरफ देखा। वही कुआं जिसके बारे में कहा जाता था कि इसका पानी कभी खत्म नहीं होगा। वही कुआं जिससे गांव की सारी दुआएं बंधी थीं। हसन ने जूता एक तरफ रखा, हाथ झाड़े और धीरे धीरे उस दिशा में चल पड़ा। वह भागता नहीं था। उसने सीख लिया था कि जल्दी करने से वक्त नहीं बदलता, बस सांसें टूटती हैं। कुएं के पास भीड़ जमा थी, सूखे चेहरे, बुझी हुई आंखें, फटे होंठ। कुएं के किनारे 2 आदमी रस्सी खींच रहे थे मगर डोल खाली निकल आया। एक बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, बस अब लगता है सब खत्म हो गया। उसी पल हसन ने कुएं में झांका। अंदर अंधेरा था मगर वह अंधेरा आम अंधेरा नहीं था। उसमें एक अजीब सी नमी थी, जैसे किसी ने गहराई में सांस रोक रखी हो। हसन को नहीं पता क्यों मगर उसके दिल में एक अनजानी सी टीस उठी। वह लौटने ही वाला था कि अचानक उसके कानों में एक आवाज आई, बहुत हल्की, जैसे पानी की बूंद गिरने की आवाज, मगर शब्दों में ढली हुई। हसन। वह चौंक गया, चारों ओर देखा, कोई नहीं। हसन। इस बार आवाज ज्यादा करीब थी, जैसे कोई कुएं की तह से पुकार रहा हो। हसन का दिल जोर से धड़का। वह डर गया था मगर पीछे नहीं हटा। कौन है? उसने फुसफुसाकर कहा। कोई जवाब नहीं आया, बस कुएं के अंदर से ठंडी हवा का एक झोंका निकला और उसके चेहरे से टकरा गया। लोग शोर मचा रहे थे मगर हसन के लिए दुनिया जैसे रुक गई थी। वह कुएं को घूरे जा रहा था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुआं भी उसे पहचानता हो। उसी रात जब गांव नींद में डूबा हुआ था, जब कुत्ते भौंक भौंक कर चुप हो गए थे, जब आसमान के तारे भी थके से लग रहे थे, हसन अपनी झोंपड़ी में करवटें बदल रहा था। वह आवाज बार बार उसके कानों में गूंज रही थी, हसन। अचानक वह उठ बैठा। दिल ने कहा, जाओ। दिमाग ने कहा, पागल हो गए हो। मगर हसन हमेशा दिल की सुनता था, क्योंकि दिमाग ने उसे कभी रोटी नहीं दी थी। वह चुपचाप उठा, नंगे पांव बाहर निकला और कुएं की तरफ चल दिया। रात का कुआं दिन से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। चांदनी कमजोर थी और कुएं का मुंह किसी काले मुंह की तरह खुला हुआ था। हसन किनारे बैठा और नीचे झांका। हसन। अब आवाज बिल्कुल साफ थी। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैं यहां हूं, हसन ने कांपती आवाज में कहा। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। फिर कुएं के अंदर से एक नीली सी रोशनी उभरी, बहुत हल्की मगर जिंदा। और उसी रोशनी के साथ हसन ने पहली बार उसे महसूस किया, एक वजूद जो इंसान नहीं था मगर इंसान से ज्यादा दर्द रखता था। और हसन नहीं जानता था कि यह लम्हा उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा, क्योंकि यही वह पल था जहां से उसकी किस्मत, झिंजादी की किस्मत और पूरे गांव की तकदीर एक दूसरे से जुड़ने वाली थी।
और वह नीली रोशनी धीरे धीरे कुएं की गहराई में फैलती चली जा रही थी। हसन की सांस जैसे थम सी गई। वह रोशनी कोई आम रोशनी नहीं थी, न दिए की, न चांद की, न जुगनू की। वह तो जैसे अंधेरे के सीने में धड़कता हुआ कोई दिल हो, जिंदा, जागता हुआ और सदियों से अकेला। हसन ने अनजाने में कुएं के किनारे हाथ रख दिया। पत्थर ठंडा था, मगर उस ठंडक में अजीब सी तसल्ली थी, जैसे किसी ने जलते हुए वजूद पर पानी छिड़क दिया हो। हसन, इस बार आवाज में दर्द था, ऐसा दर्द जिसे सुना नहीं जाता, महसूस किया जाता है। हसन की आंखें भर आईं। मैं आ रहा हूं। वह खुद नहीं जानता था कि ये शब्द क्यों निकले, किसके लिए निकले, बस निकल गए। गांव में कहा जाता था कि रात के कुएं में झांकना शुभ नहीं होता। कहा जाता था कि वहां जिन रहते हैं, साए बसते हैं, पुरानी बद्दुआएं सोती हैं। मगर हसन ने हमेशा यह भी देखा था कि गांव की आधी बातें डर से पैदा होती हैं, सच से नहीं। उसने जूते उतारे, एक तरफ रखे और कुएं में उतरने के लिए बंधी पुरानी रस्सी पकड़ ली। रस्सी जर्जर थी, कई जगहों से रेशे बाहर झांक रहे थे, जैसे किसी बूढ़ी सांस की आखिरी डोर। हसन ने एक पल के लिए आसमान की तरफ देखा। तारे टिमटिमा रहे थे, जैसे खामोश गवाह हों। या अल्लाह, उसने धीमे से कहा, अगर यह इम्तिहान है तो हिम्मत देना, और अगर यह बला है तो सब्र। और फिर वह कुएं में उतरने लगा। जैसे जैसे वह नीचे जा रहा था, ऊपर की दुनिया सिमटती जा रही थी। चांदनी एक छोटे से घेरे में बदल गई, हवा में नमी बढ़ने लगी और नीली रोशनी, वह तो जैसे उसकी तरफ बढ़ रही थी। कुएं की दीवारों पर काई जमी हुई थी, पानी की बासी गंध, मिट्टी की सौंधी खुशबू और किसी पुराने जमाने की खामोशी, सब मिलकर ऐसा माहौल बना रहे थे जो हसन को डराता भी था और खींचता भी। फिर उसके पांव जमीन से लगे। वह कुएं की तह में खड़ा था। यहां पानी बहुत कम था, बस टखनों तक, मगर वह पानी भी आम पानी नहीं लग रहा था। वह हल्का सा नीला था, जैसे उसमें आसमान घुल गया हो। और फिर हसन ने उसे देखा। कुएं की एक दीवार के साथ आधे अंधेरे में एक साया बैठा था, न पूरी रोशनी न पूरा अंधेरा। वह धीरे धीरे साफ होने लगा। यह कोई आम जिन नहीं था जिनसे बच्चों को डराया जाता है। यह एक स्त्री सरीखा वजूद था, मगर उसकी मौजूदगी में वहशत नहीं, उदासी थी, गहरी खामोश उदासी। तुम आ गए। आवाज अब बिल्कुल सामने से आ रही थी। हसन के होंठ कांप उठे। तुम कौन हो? वह वजूद हल्का सा हिला। नीली रोशनी ने उसके चारों ओर एक घेरा बना लिया। मेरा नाम नाइला है, आवाज में सदियों की थकान थी, और मैं वही हूं जिसे इस कुएं ने कैद कर रखा है। हसन का दिल जोर से धड़क उठा। कैद? मगर कुआं तो पानी का होता है, कैद का नहीं। नाइला के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी, ऐसी मुस्कान जो हंसती नहीं, बस याद दिलाती है। हर कैद जंजीरों से नहीं होती हसन, कुछ कैदें वादों से बनती हैं, और कुछ इंसानों की कमजोरियों से। हसन कुछ समझ नहीं पा रहा था, मगर उसका दिल गवाही दे रहा था। यह झूठ नहीं था। तुम यहां क्यों हो? उसने पूछा। नाइला ने सिर झुका लिया। नीली रोशनी कुछ और मध्यम हो गई। बहुत पहले, वह बोली, जब यह गांव नया था, जब यहां हरियाली थी, जब कुएं का पानी आसमान की तरह साफ था, यहां एक मोची रहता था। हसन चौंक गया। मोची? हां, नाइला ने कहा। वह भी तुम्हारी तरह जूते सीता था, गरीब था, मगर दिल से अमीर। हसन की सांस तेज हो गई। वह मुझसे मिला था हसन, और उसने भी तुम्हारी तरह सवाल नहीं किए थे, बस सुना था। नाइला की आवाज में नमी उतर आई। उसी वक्त इस गांव पर एक जिन ने आतिश की नजर पड़ी। वह पानी पर कब्जा करना चाहता था। मैं इस कुएं की निगाहबान थी, पानी की, संतुलन की। उस जिन ने मुझे कैद करने के लिए इंसानों की लालच का सहारा लिया। हसन को गांव के जमींदार याद आ गए। वही चेहरे, वही नजरें। उस मोची से कहा गया, अगर वह मेरा नाम लेकर मुझे कुएं में बंद कर दे तो उसे दौलत मिलेगी। वह डगमगाया, और फिर उसने वही किया जिसका कफ्फारा वह आज तक चुका रहा है। हसन का गला सूख गया, और वह पागल होकर मर गया। नाइला ने सादगी से कहा, और मैं यहां रह गई, कैद, अकेली, भुला दी गई। कुएं में खामोशी छा गई। पानी में हल्की हल्की लहरें उठीं, जैसे किसी ने दिल पर हाथ रख दिया हो। हसन ने एक कदम आगे बढ़ाया। मैंने तुम्हें क्यों सुना? उसने पूछा।
और तुमने मुझे क्यों पुकारा? नाइला ने पहली बार सीधे हसन की आंखों में देखा, क्योंकि हर सदी में एक ऐसा इंसान होता है, वह बोली, जिसके हाथ मेहनत से जख्मी हो मगर दिल अब भी सलामत हो, और तुम वही हो, हसन। हसन को लगा जैसे किसी ने उसके सीने का बोझ थोड़ा सा हल्का कर दिया हो। मगर मैं क्या कर सकता हूं, वह बोला। मैं न आलिम हूं न ताकतवर, मैं तो बस एक मोची हूं। नाइला ने धीमे से कहा, हर इनकलाब हमेशा सबसे कमजोर हाथों से शुरू होता है। अचानक ऊपर से एक आवाज आई, इंसानी आवाज। कौन है वहां? हसन चौंक गया। शायद गांव का कोई आदमी जाग गया था। नाइला का चेहरा सख्त हो गया। तुम्हें जाना होगा हसन। अभी नहीं, अभी नहीं। लेकिन तुम, मैं यही हूं, उसने कहा। और अब तुम भी इस कुएं का राज जानते हो। राज जानने वाला कभी पहले जैसा नहीं रहता। ऊपर से आवाज फिर आई, इस बार और करीब। हसन ने रस्सी पकड़ी, मगर उसका दिल पीछे रह गया। मैं वापस आऊंगा, वह बोला। नाइला की आवाज उसके पीछे गूंजी, मैं इंतजार करूंगी, क्योंकि अब तुम्हारी तकदीर भी इस कुएं से बंध चुकी है। हसन ऊपर चढ़ने लगा और नीली रोशनी फिर से अंधेरे में घुलने लगी। मगर हसन नहीं जानता था कि जिस पल उसने कुएं से बाहर कदम रखा, उसी पल गांव में कुछ और भी जाग चुका था। कुछ ऐसा जो पानी नहीं मांगता था, बल्कि कुर्बानी। और गांव की फिजा में एक अनजानी बेचैनी फैलने लगी थी। ये बेचैनी किसी एक दिल तक सीमित नहीं थी। ये मिट्टी में उतर रही थी, पेड़ों की जड़ों में सरसराने लगी थी और लोगों की नींद में दरारें डाल रही थीं। हसन कुएं से निकलकर अपनी झोंपड़ी की तरफ लौटा तो उसे पहली बार महसूस हुआ कि गांव की गलियां उसे अजनबी लग रही हैं। वही मिट्टी, वही रास्ते, वही दीवारें, मगर अब सब कुछ जैसे उसे देख रहा हो। उसके कदम भारी थे, दिल में सवालों का हुजूम था और कानों में नाइला की आवाज। राज जानने वाला कभी पहले जैसा नहीं रहता। वह झोंपड़ी के दरवाजे पर रुका। अंदर अंधेरा था, मगर उसी अंधेरे में उसे हमेशा सुकून मिलता था। आज नहीं मिला। उसने चिराग जलाया। मध्यम रोशनी में उसके हाथों पर पड़े जख्म चमक उठे। ये जख्म सिर्फ सुई के नहीं थे, ये अब तकदीर के निशान बनने वाले थे। मगर हसन यह अभी नहीं जानता था। वह बैठ गया, सिर दोनों हाथों में थाम लिया। या अल्लाह, उसके होंठ हिले। यह सब क्यों? मैं तो बस जूते सीना जानता हूं। मैं किसी झंझादी की किस्मत कैसे बदल सकता हूं? चिराग की लौ हल्के से कांपी और उसी पल दरवाजे पर दस्तक हुई। हसन चौंक गया। इस वक्त कौन आ सकता था? उसने दरवाजा खोला। सामने कासिम चाचा खड़े थे, गांव के सबसे उम्रदराज आदमी, जिनकी आंखें बहुत कुछ देख चुकी थीं और जबान बहुत कम बोलती थी। बेटा हसन, कासिम चाचा ने धीरे से कहा, मुझे पता था तुम जाग रहे हो। हसन के दिल में हलचल मच गई। आप इस वक्त? कासिम चाचा अंदर आ गए। उनकी नजर सीधी हसन के चेहरे पर थी, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। कुएं के पास गया था ना? उन्होंने बिना भूमिका के पूछा। हसन के बदन में सिहरन दौड़ गई। चाचा, आपको कैसे? कासिम चाचा ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। बेटा, यह गांव उतना सीधा नहीं जितना दिखाई देता है, और कुआं, वह तो कभी भी सीधा नहीं था। वे बैठ गए। उनकी आवाज में वजन था, सदियों का वजन। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, यह कुआं हर दौर में किसी एक इंसान को बुलाता है, ऐसे इंसान को जो लालच से खाली हो। हसन की आंखें फैल गईं। आप जानते थे? कासिम चाचा ने धीरे से सिर हिलाया। जानता था और डरता था कि वह दिन आएगा। हसन के भीतर अब डर की जगह हैरानी भर गई। वह झिंझा दी। उसने धीमी आवाज में कहा, नाइला। कासिम चाचा की आंखें बंद हो गईं। तो उसने तुम्हें नाम भी बता दिया? उन्होंने फुसफुसाकर कहा, फिर तो बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। हसन का दिल बैठने लगा। चाचा, साफ साफ बताइए, मैं क्या बन गया हूं और यह गांव किस खतरे में है? कासिम चाचा ने गहरी सांस ली। बेटा, जिस रात तुम कुएं में उतरे हो, उसी रात गांव के जमींदार मलिक साबिर ने शहर के सौदागरों से सौदा किया है। हसन चौंक उठा। किस बात का? पानी का। कासिम चाचा की आवाज भारी हो गई। कुएं को बेचने का, और अगर कुआं न बिका तो उसे बंद करने का। हसन के कानों में सीटी सी बजने लगी। वह ऐसा नहीं कर सकता, वह बेख्तियार बोला। यह कुआं सबका है। कासिम चाचा ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा।
ताकत वाले हमेशा यही कहते हैं कि सबका है और फिर सब कुछ अपना बना लेते हैं। खामोशी छा गई। चिराग की लौ और मध्यम हो गई। बेटा हसन, कासिम चाचा झुककर बोले, अगर नाइला आजाद हो गई तो पानी आजाद हो जाएगा, और अगर पानी आजाद हो गया तो बहुत से तख्त हिल जाएंगे। हसन ने धीरे से पूछा, और अगर वह आजाद ना हुई? कासिम चाचा की आंखों में डर उतर आया। तो यह गांव सिर्फ प्यासा नहीं मरेगा, यह यादों से भी मिट जाएगा। उसी पल बाहर शोर उठ गया। चीख पुकार, कदमों की आवाजें और किसी के गिरने की धमक। हसन और कासिम चाचा बाहर निकले। गली के मोड़ पर लोग जमा थे। बीच में एक लड़का पड़ा था, वही लड़का जिसके जूते हसन ने कल ही सिए थे। उसके होंठ नीले थे, आंखें अधखुली। पानी, वह मुश्किल से बोला, पानी, और फिर खामोश हो गया। एक औरत चीख उठी, यह कत्ल है, प्यास ने मेरे बच्चे को मार डाला। हसन का दिल फटने लगा। उसने आसमान की तरफ देखा, तारे बेरहम थे। उसी पल उसके कानों में फिर वही आवाज गूंजी, हसन। यह आवाज अब कुएं से नहीं आ रही थी, यह उसके भीतर से आ रही थी। वक्त कम है। नाइला की आवाज कांप रही थी, और दुश्मन जाग चुका है। अगर तुमने फैसला नहीं किया तो फैसला तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। हसन ने आंखें बंद कर लीं। उसके सामने दो रास्ते थे। एक, खामोशी, जिसमें वह जिंदा रह सकता था। दूसरा, कुर्बानी, जिसमें शायद वह खुद न बचे मगर गांव बच सकता था। उसने आंखें खोलीं, और पहली बार उसने अपने दिल में वह सख्ती महसूस की जो सिर्फ फैसलों के लम्हे में आती है। मैं आ रहा हूं, उसने धीमे से कहा, इस बार वापस जाने के लिए नहीं। और दूर कुएं की गहराई में नीली रोशनी पूरी तरह जाग चुकी थी, जैसे किसी ने सदियों बाद जंजीर खींच दी हो। क्योंकि अब खेल सिर्फ राज का नहीं रहा था, अब यह इम्तिहान कुर्बानी का था। और वह रात जिसमें हसन ने फैसला किया था, अब पीछे नहीं हट सकती थी। कुएं के पास हवा असामान्य रूप से साखित थी। न पत्ते हिल रहे थे, न तारे झपक रहे थे, जैसे कायनात खुद सांस रोककर तमाशा देख रही हो। हसन नंगे पांव मिट्टी पर खड़ा था। उसके हाथ में वही पुरानी सुई थी जिससे वह बरसों से जूते सीता आया था। वही सुई जो अब किसी और जख्म के लिए थी। कुएं के मुंह से नीली रोशनी अब मध्यम नहीं थी, वह फैल रही थी, सांस लेती हुई, जैसे किसी कैद दिल की धड़कन। तुम आ गए। नाइला की आवाज अब साफ थी, करीब, बहुत करीब। रोशनी ने आकार लेना शुरू किया। वही चेहरा, वही आंखें जिनमें सदियों की थकान थी, और वही हुस्न जिसे किसी इंसानी आंख ने कभी पूरा नहीं देखा था। हसन का दिल जोर से धड़का, मगर उसके कदम नहीं कांपे। मैं आया हूं, उसने कहा, मगर एक शर्त के साथ। नाइला की भौहें हल्की सी उठीं। इंसान शर्तें नहीं लगाते हसन, वे सिर्फ कीमत चुकाते हैं। हसन ने मुट्ठी भींच ली। तो फिर कीमत बताओ। कुएं की गहराई में हलचल हुई, पानी जैसे सरसर आया। तुम्हारी खामोशी, नाइला ने धीमे से कहा, और तुम्हारी पहचान। हसन के जहन में एक पल के लिए मां का चेहरा आया। झोंपड़ी, सुई धागा, सादा जीवन। अगर मैंने हां कह दी, उसने पूछा, तो क्या गांव बच जाएगा? नाइला ने उसे देखा, ऐसी निगाह से जैसे पहली बार किसी इंसान को पूरा देख रही हो। पानी आजाद हो जाएगा, मगर तुम आम नहीं रहोगे। उसी पल कदमों की आवाजें गूंज उठीं, मशालों की रोशनी, लोहे की खनक और लोगों का शोर। मलिक साबिर आ चुका था, उसके पीछे सिपाही और गांव के वे कुछ लोग जिन्होंने प्यास के बदले सिक्के चुन लिए थे। यही है वह लड़का, मलिक साबिर की आवाज में गुरूर था, जिसने लोगों को भड़काया है। हसन ने पीछे मुड़कर देखा। गांव के चेहरे, कुछ डरे हुए, कुछ शर्मिंदा, कुछ खामोश अपराधी। कुएं को बंद करो, मलिक साबिर चिल्लाया, आज ही। सिपाही आगे बढ़े। उसी पल जमीन कांपी, कुआं गरजा, नीली रोशनी आसमान की तरफ लपकी और नाइला पूरी तरह प्रकट हो गई। लोग पीछे हट गए। किसी के मुंह से चीख निकली, किसी ने सजदा कर लिया। यह क्या बला है? मलिक साबिर की आवाज कांप गई। नाइला की आवाज पहली बार सख्त हुई, बला नहीं, आईना हूं। पानी अब कुएं से बाहर बहने लगा, साफ, ठंडा, जिंदा। लोगों ने हाथ बढ़ाए, मगर पानी ने उन्हें छुआ नहीं, जिनके दिल काले थे। मलिक साबिर चीखा, यह जादू है, इसे रोको। सिपाही हसन की तरफ बढ़ना चाहते थे, मगर उनके कदम जम गए।
हसन ने सुई को देखा, वही सुई जो अब नीली रोशनी में चमक रही थी। अब, नाइला ने फुसफुसाकर कहा, या फिर कभी नहीं। हसन ने आंखें बंद कर लीं और सुई अपने ही हाथ में चुभो दी। खून की एक बूंद जमीन पर गिरी। जमीन ने उसे पी लिया। कुआं दहाड़ उठा, एक तेज रोशनी फूटी और फिर खामोशी। जब आंखें खुली, पानी बह रहा था, कुआं आजाद था। नाइला की आकृति धुंधली पड़ रही थी। हसन, उसकी आवाज कमजोर हो रही थी। तुमने वादा पूरा कर दिया। हसन ने हाथ बढ़ाया। और तुम? नाइला मुस्कुराई, ऐसी मुस्कान जिसमें विदा थी। मैं अब कैद में नहीं, मगर तुम्हारी दुनिया में भी नहीं रह सकती। रोशनी बिखर गई। कुआं अब एक आम कुआं था, मगर पानी पहले से ज्यादा जिंदा। लोग साखित खड़े थे। मलिक साबिर घुटनों के बल गिर पड़ा और हसन खड़ा था, मगर उसके चेहरे पर अब वह सादा पहचान नहीं थी। लोग उसकी तरफ देख रहे थे, मगर जैसे उसे पहचान नहीं पा रहे हों। कासिम चाचा धीरे धीरे आगे बढ़े। बेटा, उन्होंने कहा, फिर रुक गए। मैं बेटा नहीं रहा चाचा, हसन ने धीमी आवाज में कहा। मैं बस एक निशान हूं। हवा चलने लगी और गांव ने पहली बार प्यास के बिना सांस ली। मगर उसी हवा में एक उदासी भी थी, क्योंकि जो सबको बचाता है वह अक्सर खुद कहीं पीछे रह जाता है। सुबह हुई, मगर हसन के लिए दिन नहीं निकला था। सूरज कुएं के किनारे से उभरा तो उसकी रोशनी आम रोशनी नहीं थी। वह पानी पर ठहर कर चमक रही थी, जैसे खुद सूरज भी इस कुएं से इजाजत ले रहा हो। गांव जाग चुका था। औरतें घड़ों के साथ खड़ी थीं, बच्चे हंस रहे थे। मर्दों की आंखों में हैरानी भी थी और शुक्र भी। पानी बह रहा था, साफ, ठंडा, कभी न रुकने वाला। मगर इन सब के बीच हसन एक तरफ चुपचाप खड़ा था। वही जिस्म, वही कपड़े, लेकिन अब वह इस मंजर का हिस्सा नहीं लगता था। कासिम चाचा उसके पास आए। उन्होंने ध्यान से हसन को देखा, जैसे किसी अजनबी को पहचानने की कोशिश कर रहे हों। बेटा, वह फिर रुक गए। हसन ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे वो मत कहिए चाचा, वो लफ्ज अब मेरे लिए नहीं रहा। कासिम चाचा की आंखें भर आईं। तो फिर हम तुम्हें क्या कहें? हसन ने कुएं की तरफ देखा। जो याद रहे, मगर पकड़ा ना जा सके। उसी पल एक बच्ची आगे बढ़ी। उसके पांव नंगे थे और हाथ में एक पुराना फटा हुआ जूता। वह हसन के सामने रुकी। चाचा, उसने मासूमियत से कहा, मेरा जूता ठीक कर दो ना। लोग जड़ हो गए। हसन ने नीचे देखा। सुई उसके हाथ में नहीं थी, धागा उसकी उंगलियों से फिसल चुका था। वह झुका, मगर उसके हाथ कांप गए। उसने जूता बच्ची को लौटा दिया। अब यह काम कोई और करेगा। बच्ची उलझन में लौट गई। लोगों के दिलों में पहली बार शुक्र के साथ शर्म ने भी जगह बना ली। मलिक साबिर को गांव से निकाल दिया गया था। अब उसका नाम नफरत के साथ लिया जाता था, मगर पानी ने उससे भी बदला नहीं लिया। पानी ने सबको बराबर रखा। दोपहर तक खबर फैल चुकी थी, कुआं अब कभी सूखेगा नहीं। लोग उसे नाइला का कुआं कहने लगे, मगर नाइला कहीं नजर नहीं आई। और हसन, वह भी धीरे धीरे लोगों की नजरों से हटने लगा। शाम के वक्त वह आखिरी बार कुएं के किनारे बैठा। हवा में नीली सी ठंडक थी, जैसे किसी याद की सांस। नाइला, उसने धीरे से कहा। पानी में हल्की सी हलचल हुई। कोई शक्ल नहीं बनी, कोई आवाज नहीं आई, मगर हसन समझ गया कि वह सुन रही है। मैंने गांव बचा लिया, उसने कहा, मगर क्या मैं खुद को हार गया हूं? कुएं से एक बूंद उछली और उसके हाथ पर गिरी, ठंडी, जिंदा। उसी पल उसे समझ आ गया, कुछ लोग जीने के लिए नहीं बचते, वे सिर्फ गवाही बनने के लिए होते हैं। रात गहरी होने लगी। हसन उठा। उसने कुएं को आखिरी बार देखा, फिर गांव की तरफ नहीं मुड़ा। वह उस रास्ते पर चल पड़ा जो गांव से बाहर जाता था, जहां न जूते थे, न सुई, न पहचान, सिर्फ खामोशी। सालों बाद लोग कहते थे कि कभी कभी रात को जब कुएं से पानी भरते वक्त दिल सच्चा हो तो पानी में नीली रोशनी कांपती है, और अगर ध्यान से सुनो तो दूर कहीं मोची के हथौड़े की आवाज आती है, जो जूते नहीं, कस्मतें सी रहा होता है। क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे पानी की तरह चलती रहती हैं।